हेलो साथियों, आज हम FRSR का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें हम अलाउंसेस को स्टडी करेंगे। जैसे कि आपकी एक तो बेसिक पे होती है जिसमें सैलरी होती है आपकी मेन पे मैट्रिक्स के हिसाब से, और इसके साथ हमारे पास कुछ अलाउंसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले डियरनेस अलाउंस, फिर हमारी सैलरी में जुड़ता है हाउस रेंट अलाउंस, राइट। फिर हमारे साथ होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। जैसे जेड सिटी में 1800 होता है, ठीक है। इस टाइप से एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो डॉक्टर्स को मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। इसी तरह से ओवर टाइम अलाउंस होता है ना। हार्ड एरिया अलाउंस होता है जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में मिलता है, ठीक है। सो इस टाइप से कुछ अलाउंसेस हैं, वो हम आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि ये सैलरी का पार्ट होता है और बहुत यूज़ होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारी जो बाकी की वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारा कोर्स लगभग पूरा ही होने वाला है। 13 फ़ैब से पहले पहले सारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। FRSR की इसके बाद फ़ी एंड ऑनरेरियम की वीडियो आएगी जो कि हम 15 मिनट में पूरी कर देंगे। एक वीडियो डेपुटेशन पे आएगी, डेपुटेशन यानी फॉरेन सर्विस, ठीक है। एक वीडियो अपार और सर्विस बुक पे आएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा FRSR पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम कंप्यूटर पे आ जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अलाउंसेस। ओके, सो डियरनेस अलाउंस जो है ना, इसके नाम से दिख रहा है कि डियरनेस, डियरनेस यानी डियर, डियर क्या, प्यारा। प्यारा क्या हो गया है, मनी। अब मनी ज़्यादा प्यारा हो गया है लोगों को, यानी महंगाई बढ़ गई है। सो महंगाई को कंपनसेट करने के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। अभी डीए कितना है प्रेजेंटली, डेट इज़ 53%। 53% ऑफ व्हाट, बेसिक पे इन द पे मैट्रिक्स, ठीक है। सो 53% है ये बेसिक पे का। ये बढ़ते बढ़ते हुआ है। 2016 में नया पे स्केल आया था ना, 1/1/2016 को, तब डीए 0 था। ये बढ़ते बढ़ते 53% पे आ गया है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है। तो अब डीए दिया कब जाता है, 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, ट्वाइस ए ईयर। ये क्वेश्चन बन सकता है ट्वाइस ए ईयर, ठीक है। अब बताइए, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा ये बन सकता है कि ये कैलकुलेट किस बेसिस पे किया जाता है। ये किया जाता है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाला, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर की तरह ही जैसे CPI अलग अलग टाइप का होता है, एग्रीकल्चर वर्कर्स का भी होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का भी होता है। सो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो CPI है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बताता है, ये इंडेक्स है एक तरह का जो बताता है इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है, ठीक है। और बेस हमें पता ही है, 2016 में 100 था। इससे आगे कितना बढ़ा है उस पर डिपेंड करता है कि कितना डीए मिलेगा। और 2016 जो बेस ईयर है उसमें 261.42 पॉइंट्स पे था CPI, ठीक है। अब कैलकुलेट ये ऐसा होता है कि अब मान लो CPI हो गया है लेट्स से 400, पिछले 12 महीने का एवरेज, ठीक है। 400 अलर्ट से इसमें से हम घटाएंगे 261.42, डिवाइड करेंगे 261.42 से, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, इनटू 100, तो परसेंटेज 53% आता है। ये अमाउंट थोड़ा अलग है, 400 नहीं होगा, ये जो भी होगा प्रेजेंटली पिछले 12 महीने का एवरेज CPI में से हम घटा देंगे जो 261 हमारा बेस ईयर में था, ठीक है। सो ये आप याद रख सकते हैं, 261.42 पॉइंट्स जो बेस ईयर के थे, इसमें से घटाया जाता है जो अभी प्रेजेंट पिछले 12 महीने का एवरेज है।
12 मंथली एवरेज प्राइस इंडेक्स, ये याद रहेगा। सो ये याद भले ही ना रखो पर ये याद जरूर रखना है, 12 मंथली एवरेज प्राइस, उसको घटाया जाता है 261.42 में से, ठीक है। फिर देखा जाता है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, उसी बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। सो यही 2-3 बातें याद रखनी है। 12 मंथली एवरेज, ट्वाइस ए ईयर, एक बार जुलाई में, एक बार जनवरी में, ठीक है। और अभी कितना है, 53%। फाइन। अच्छा ये बताओ, डियरनेस अलाउंस जो है हमने कहा बेसिक पे पे लगता है। मान लो कोई डॉक्टर है, उसको बेसिक पे के साथ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मिल रहा है, तो क्या जो डीए लगेगा वो इस टोटल का परसेंटेज लगेगा या सिर्फ बेसिक पे का। सो इस पूरे टोटल का जो 53% हम कैलकुलेट करेंगे वो डीए होगा, ठीक है। सो एनपीए जो है वो बेसिक पे का ही पार्ट माना जाता है एक तरह से। और एनपीए कितना मिलता है, 20% ऑफ बेसिक पे। फाइन, ये याद रहेगा हमें, एनपीए जो है वो बेसिक पे का ही पार्ट माना जाता है। क्या डीए सैलरी का पार्ट है, नहीं, डीए बेसिक पे का पार्ट नहीं है, ये बेसिक पे प्लस डीए एक सेपरेट एलिमेंट की तरह है ना। ये हम देख ही चुके हैं। प्लस एनपीए भी आएगा इसमें, बेसिक पे में। पर्सनल पे नहीं आएगी, स्पेशल पे भी नहीं आएगी, ठीक है। बस बेसिक पे प्लस एनपीए ये रहेगा। ओके, अब देखते हैं छुट्टी अगर किसी ने ले रखी है, लीव, तो जितनी लीव सैलरी मिल रही होगी ना, उसी का ही एक परसेंटेज हमें डीए के रूप में मिलेगा। लीव सैलरी मान लो एचपीएल के समय हाफ होती है, तो हाफ सैलरी का 53% डीए मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल बात है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के समय 300 दिन के लिए डीए एडमिसिबल होगा, ठीक है। ये तो याद ही रखना पड़ेगा हमें। डीए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ईओएल जो है वो विदाउट पे होती है, ठीक है, वी नो डैट। और जो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट आउटसाइड इंडिया अगर हमने स्पेंड किया है तो कोई डीए नहीं मिलेगा, क्योंकि डीए भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है ना उसको बैलेंस करने के लिए होती है। अगर आप आउटसाइड इंडिया चले गए तो फिर डीए की कोई नीड नहीं है, ओके। और ज्वाइनिंग टाइम जो है उसके दौरान ज्वाइनिंग टाइम पे दी जाती है, उसके बेसिस पे डीए कैलकुलेट होगा। फाइन, ज्वाइनिंग टाइम मिलता है ना 12 दिन का, ठीक है, वो ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाता है वो पीरियड, ठीक है। सो उसके बेसिस पे ज्वाइनिंग टाइम पे के बेसिस पे हम डीए कैलकुलेट कर लेंगे, नो इश्यूज़। और सस्पेंशन के दौरान हमें पता है गुजारा भत्ता यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, सो उस पर डीए लगेगा, ठीक है। कोई डेपुटेशन अब्रोड के केस में क्या होगा, इसमें हम पहले 6 महीने के लिए ही डियरनेस अलाउंस देंगे, सिर्फ पहले 6 महीने के लिए, ठीक है। बाकी बाद में वो उस कंट्री में वैसे ही सैलरी ज़्यादा होती है तो डीए वगैरह की नीड नहीं है, ओके। इतना ही ध्यान रखना है इसमें बस। और फॉरेन सर्विस यानी जहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं आ रहा, यूजुअली डेपुटेशन को ही ये हम कहते हैं, अगर वो मिनिस्ट्री वगैरह में डेपुटेशन नहीं है। तो डेपुटेशन के दौरान हमें पता है जो भी सैलरी मिल रही होगी उस पे के हिसाब से आपकी डीए कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। फाइन, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाउस रेंट अलाउंस पे। हाउस रेंट अलाउंस पे पहले तो हमें देखना पड़ेगा पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या है। ऐसे याद रखो आप, 5 लाख, 5 मिलियन, ठीक है। 5 मिलियन से ऊपर है तो वो होगी एक्स सिटी,
5 मिलियन यानी 50 लाख। 5 लाख से 5 मिलियन है तो वाई सिटी, और 5 लाख से कम है दैट वुड बी जेड सिटी। जैसे बठिंडा एक जेड सिटी है, सो मुझे HRA कितना मिलता है? 10% ऑफ माई बेसिक पे। यहाँ NPA काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करते हुए हमने NPA को ले लिया है, अब दोबारा नहीं लेंगे, ये याद रहेगा, ठीक है। वाई सिटी में होगा 20% और एक्स सिटी में 30%। 10, 20, 30 याद रहेगा। और ये हो गया, लिमिट्स याद रखनी है, 5 लाख और 5 मिलियन 50 लाख। 5L 5M याद करने का तरीका अच्छा है, ठीक है। ये लिमिट्स हमारी हो गई हैं। ओके, ये यहाँ पुराना दिया हुआ है, ये DA के कारण रिवाइज हो गया है। अब ये रेट्स हो गए हैं 10, 20, 30 एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक पे ओनली। NPA नहीं आएगा, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, क्योंकि वो हमने डियरनेस अलाउंस में ऑलरेडी कर लिया है। डियरनेस अलाउंस 53%, फाइन। अच्छा ये बताओ, HRA जो है वो आप रेजिडेंस कहाँ है उस पर निर्भर करेगा या आपकी ड्यूटी कहाँ है उस पर निर्भर करेगा? आपका रेजिडेंस भले ही किसी एक सिटी में हो, पर अगर आपकी ड्यूटी जेड सिटी में है तो आपको जेड सिटी वाला HRA मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो सारे लोग ही जो जेड सिटी में काम करते हैं वो एक्स सिटी में घर बना बना के रहने लग जाएंगे, ठीक है। जहाँ आप ड्यूटी कर रहे हो ना, वहाँ देखा जाएगा वो जेड सिटी है या नहीं। जेड सिटी यानी 5 लाख से कम पॉपुलेशन, ठीक है। एक्स सिटी यानी 5 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन। ऑल राइट, ओके। HRA मिलता है रहने के लिए, तो ड्यूरिंग लीव और वेकेशन भी तो हम रहते हैं ना कहीं, तो HRA जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के दौरान भी मिल रहा है, ये ध्यान रहे। DA जो है वो EOL के समय नहीं मिल रहा था, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के समय HRA तो मिलेगा ही ना, भले ही वो EOL पे है, बट रहने का तो जुगाड़ उसको भी चाहिए ना। सो ये मिलेगा, बट ये जो सारा छुट्टी का पीरियड है ना, ये 180 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पहले 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स तक तो आपको बिना किसी सर्टिफिकेट के मिल जाएगा, बट उसके बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, ये दिखाना पड़ेगा कि आपका कुछ खर्चा हो रहा है हाउस रेंट पे। सो ये बात हुई लीव और वेकेशन की। 6 महीने तक तो ऐसे ही मिल जाएगा, ये याद रखना है। बिना सर्टिफिकेट के कितने दिन तक मिलेगा, ये क्वेश्चन आएगा। डेट इज़ 180 डेज। इसको याद करने का तरीका है, हमें अर्नड लीव कितनी मिलती है मैक्सिमम? 180 डेज। हमें मैटरनिटी लीव कितनी मिलती है महिलाओं को? 180 डेज, ठीक है। सो ये यूजुअल लिमिट है 180 डेज। सो जो HRA हमें मिलेगा बिना किसी सर्टिफिकेट के लीव के दौरान अगर हम हैं, वेकेशन के दौरान अगर हम हैं, तो वो मिलेगा 180 डेज के लिए पहले, क्योंकि इतनी तो ऑथराइज DL है ही हमारी, है ना, फाइन। ओके, अब बात करते हैं स्टडी लीव की। देखो, स्टडी लीव के दौरान सरकार जो है ना सैलरी देती है हमें ड्यूटी की तरह ही माना जाता है एक तरह से। स्टडी लीव भी तो पूरी सैलरी आपको दी जा रही है, तो हाउस रेंट अलाउंस भी आपको प्लेस ऑफ स्टडी पे डिपेंड करेगा, और आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह की देने की भी नीड नहीं है, क्योंकि स्टडी लीव के दौरान गवर्नमेंट मान के चलती है कि आप वहाँ स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ रह भी रहे होंगे, तो जहाँ रह रहे हो वहाँ का आपको HRA दे दिया जाएगा, ख़त्म बात। तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जा सकता है कि स्टडी लीव के दौरान जो HRA दिया जाता है वो किस पे डिपेंड करेगा, ड्यूटी प्लेस पे या प्लेस ऑफ स्टडी पे। तो प्लेस ऑफ स्टडी हमें ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे हमारा HRA कैलकुलेट होगा XYZ सिटी के हिसाब से। XYZ यानी जेड में 10%, 20%, 30%। पॉपुलेशन हमें याद ही है 5 लाख 5 मिलियन, ठीक है।
और अगर आप लीव लेके जाते हो विद मेडिकल सर्टिफिकेट, नॉर्मली तो लीव के दौरान 6 महीने तक मिलता है आपको बिना प्रोडक्शन के, बिना सर्टिफिकेट के। यहाँ पे 2 महीने और बढ़ा लो मेडिकल के कारण, तो आपको 8 महीने तक बिना किसी उसके मिलेगा, बिना किसी सर्टिफिकेट के। ठीक है, और ये याद रहेगा, 2 महीने और बढ़ा लो यहाँ पे बस मेडिकल के नाम की। और हम देखो उसको लीव के दौरान एचआरए तो दे रहे हैं, बट वो अगर ज्वाइन ही नहीं करता है तो जो एचआरए हमने दिया था वो रिकवर किया जाएगा उससे। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, उसकी डेथ हो गई तो नहीं किया जाएगा, या इनवैलिडेशन हो गया यानी फिज़िकली डिसेबल्ड हो गया और उसको रिटायरमेंट लेना पड़ा, इनवैलिड रिटायरमेंट लेना पड़ा उसको, उस केस में नहीं किया जाएगा। अदरवाइज जितना भी एचआरए पेड था हम उसकी रिकवरी करेंगे। ठीक है, और लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है क्योंकि सरकार को भरोसा नहीं है कि ये जो लीव ली है इसने रिटायरमेंट से पहले, तो पता नहीं इसका क्या क्या भरोसा, कहाँ जाके रहने लगे। ठीक है, तो इसको सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे ही हम इसको एचआरए दे सकते हैं लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के दौरान, क्योंकि वी डोंट नो वेयर ही इज़ लिविंग। ओके, सस्पेंशन की बात करें अगर हम, तो पहले 180 डेज के लिए यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल लीव की तरह ही है, आप यूँ समझो जो हमारी नॉर्मल लीव्स है ना, वैसे ही सस्पेंशन को ट्रीट किया जाता है। यहाँ भी 180 डेज है। और मेडिकल लीव अगर ली है किसी ने तो हमने देखा था ना 180 डेज यानी 6 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, यहाँ तक हमें बिना सर्टिफिकेट के मिल जाएगा एचआरए। और जॉइनिंग टाइम के दौरान जो पुराना स्टेशन जहाँ से आप आ रहे हो वो वाला आपको उसी रेट पे आपको एचआरए मिलेगा। फाइन, अब बात करते हैं टेम्परेरी ट्रांसफ़र की। टेम्परेरी ट्रांसफ़र 180 डेज़ के लिए किया जाता है बेसिकली। 180 डेज से कम का अगर है ट्रांसफ़र तो वो टेम्परेरी ट्रांसफ़र माना जाता है। सो इस 180 डेज में से पहले 90 डेज़ तो आपको पुराने वाले हेडक्वार्टर के हिसाब से मिलेगा, और अगले 90 डेज़ के लिए जो जहाँ आपने नए हेडक्वार्टर पे ज्वाइन किया है उसके बेसिस पे आपको एचआरए मिलेगा। फाइन, अगर आपका डेप्यूटेशन दूसरे देश में हो जाता है अब्रोड, तो भी आपको एचआरए मिलेगा, वो वाला मिलेगा जो हेडक्वार्टर्स पे मिल रहा था। फाइन, क्या डीए भी मिलेगा? हाँ, डीए पहले 6 महीने के लिए मिलता है। ठीक है, डीए पे लिमिट क्यों है? क्योंकि वहाँ जो एक्सचेंज रेट होता है, इन्फ्लेशन वगैरह होता है, वो अलग तरीके से होता है। बट एचआरए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जो हेडक्वार्टर पे आपको मिल रहा था वही आपको दूसरे देश में मिलेगा। ठीक है, एचआरए और डीए दोनों याद रहेंगे इन केस ऑफ अब्रोड डेप्यूटेशन। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि जो एचआरए है क्या वो रेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कितना रेंट पे किया है? नहीं, ये आपको बस सैलरी के एज ए परसेंटेज दिया जाता है। फाइन, और कोई एचआरए नहीं मिलेगा अगर ऑलरेडी आपके पास गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिला हुआ है। फाइन, अब हम एकोमोडेशन के केस में बात कर लेते हैं कि एचआरए कैसे रेगुलेट होता है। मान लो यहाँ पे किसी बंदे को हैंड ओवर कर दिया गया गवर्नमेंट एकोमोडेशन, ठीक है, तो यहाँ तक इसको एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, डिसकंटिन्यू रहेगा। यहाँ मान लो उसने गवर्नमेंट क्वार्टर जो था वो सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया यानी छोड़ दिया, तो यहाँ उसको एचआरए मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हैंडिंग ओवर और सरेंडर की डेट ये याद रखनी है बस। अच्छा, मान लो किसी को अलॉट हुआ था बट उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो मान लो इस पर्टिकुलर डेट को उसको अलॉट किया गया, अलॉटमेंट हुआ, यहाँ उसने रिफ्यूज़ किया, तो
इस पीरियड में उसको HRA नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट टिल द डेट ऑफ रिफ्यूज़ल। ठीक है, सिंपल। ये तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र के दौरान मान लो उसके पास गवर्नमेंट एकोमोडेशन था ओल्ड स्टेशन में। ठीक है, अब वो चला गया है न्यू स्टेशन पे। ठीक है, और एक गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, ये अभी भी उसका पुराने वाले हेडक्वार्टर पे चालू है, इसने छोड़ा नहीं है। तो ट्रांसफ़र क्योंकि हुआ है इसका, तो इसको वैसे तो HRA नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अकोमोडेशन है, बट ये अकोमोडेशन उसके पुराने स्टेशन पे है ना। तो सरकार कहेगी चल यार तेरे को HRA दे देते हैं, पर 8 महीने तक ही दिया जाएगा बस। फाइन, याद रहेगा इतना। सो यूजुअली HRA हमने देखा ना 6 महीने के लिए दिया जा रहा था और 2 महीने आप उसमें मेडिकल वाले लगा लो। ठीक है, तो छुट्टी के दौरान 6 महीने, मेडिकल पे छुट्टी है तो 8 महीने, और ट्रांसफ़र है तो भी 8 महीने। याद रहेगा, कंबाइन करके याद करना है ऐसे, है ना। सो उन बंदों का क्या जिनका हाउस खुद का है, पर्सन्स ओनिंग द हाउस, उनको सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ता है। और मतलब बेसिकली उनको नहीं मिलेगा, बट मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, वो इलीगल है एक तरह से देखा जाए तो। बट जिनका हाउस है बट वो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं किसी सिटी में, तो उनको HRA मिलेगा। ठीक है, और अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो रेंट फ्री एकोमोडेशन जो किसी और गवर्नमेंट सर्वेंट को मिला हुआ है, तो भी आपको HRA नहीं मिलेगा। किसी रिलेटिव को अगर आपका एकोमोडेशन मिला हुआ है और आप उनके साथ रह रहे हो, तो भी आपको कोई HRA नहीं मिलेगा। आपकी वाइफ या हस्बैंड को किसी सिटी में सेम स्टेशन पे मिल गया है अकोमोडेशन, तो भी आपको HRA नहीं मिलेगा। फाइन। एक मिलता है डबल HRA। ये मिलता है जो हार्ड लोकेशंस होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, लक्षद्वीप। फाइन, यहाँ पे डबल HRA दिया जाता है क्योंकि यहाँ रहना भी तो दुभर है ना, इसलिए कह रहे हैं कि आपको घर का रहने का खर्चा तो मिलेगा ही मिलेगा, पर ये जो रहने में आपको दिक्कत आ रही है ना, इसकी भरपाई के लिए आपको 2 गुना HRA देंगे हम। ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, अच्छा, ऊपर हमने बात की हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिल गया है, बट मान लो गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं मिला है, वो अपने लेवल पे ही हायर्ड या ओन्ड एकोमोडेशन में रह रहे हैं, फिर उनको अपना नॉर्मल HRA मिलेगा। फाइन। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है कि ये जो पर्सन्स ओनिंग हाउसेज है ना, जिनका खुद का घर है, वो भी HRA ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने थोड़ा सा वहाँ पे पहले बोला था कि HRA नहीं ले सकते, बट ये ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इनको एक सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर टूर पे गया हुआ है ऑफिशियल काम के लिए, तो जो हेडक्वार्टर में जो उसको मिल रहा था ना HRA, वही मिलता रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। अब हमने DA और HRA देख लिया है, अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस लमसम के तौर पे ही मिलता है। देखो, जो बड़ी सिटीज़ है ना, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मेगा सिटीज़ जो हैं, वहाँ ये वाले रेट्स हैं, और बाकी सिटीज़ में ये वाले रेट्स। ठीक है, जैसे मेरे को मिलता है 1800 प्लस DA, बिकॉज आई एम इन 3 to 8। यानी आप ये मान के चलो, हम जो जाओ डब्ल्यू जितने भी होंगे ना 3 to 8 वाले, सबको 1800 प्लस DA मिलेगा। LDC UDC जो होंगे हमारे, और MTS, UDC नहीं सॉरी, LDC और MTS लेवल 1 and 2, इनको बठिंडा में मिलेगा 900 प्लस DA। 900 दूनी 1800, 1800 दूनी 3600, ऐसे चलेगा ये।
3600 हाईएस्ट मिल सकता है भटिंडा में। जब आप एओ बन जाओगे तो आपका 1800 से 3600 हो जाएगा। और दिल्ली मुंबई चेन्नई यहाँ पे 1350 प्लस डीए से शुरू होता है, फिर ये 3600 दूनी 7200 हो जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट वाले का 3600 था, बट यहाँ पे हाईएस्ट वाले का सीधा डबल है, 7200 प्लस डीए। यहाँ बीच वाले का 3600 प्लस डीए है। और प्लस डीए क्यों आ रहा है? देखो बेसिक पे तो आपको बेसिक पे प्लस बेसिक पे का डीए, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, इस पे भी डीए लगता है। ठीक है, ऐसे काउंट होता है, जैसे ऐसे काउंट होती है ना हमारी सैलरी। बेसिक पे एक तो ये हो गई, इसमें जोड़ा जाता है बेसिक पे का 53% यानी डीए। इसमें फिर फर्दर जोड़ा जाता है हमारा एचआरए एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी होगा हमारा 1800, 1900, 1800, 3600, प्लस डीए ऑन टीए भी। ठीक है, ऐसे होता है। सो ये याद रहेगा, स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं इसका। एक चीज़ और बतानी है मेरे को यहाँ, ये जो लेवल 1 एंड 2 वाले हैं ना, इनकी सैलरी अगर 24,200 से ज़्यादा जिनका बेसिक हो गया है, यानी करीब करीब यूडीसी वाला, यूडीसी में 25,500 होता है ना, उनको ये वाली एंटाइटलमेंट के हिसाब से पैसा जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो मिलेगा। इतना याद रहेगा। और जो ये एंटाइटलमेंट्स है आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि ये बहुत सारी हो गई हैं। पहले हमने ट्रैवलिंग अलाउंस देखा था, वहाँ अलग लिमिट्स थी, वहाँ ये लेवल्स वगैरह भी अलग थे। तो आप ये एंड मौके पे स्क्रीनशॉट लेके रखें, इनका रिवाइज़ करें बार बार। टीए किसको नहीं मिलेगा? जिनको गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट दे रही है उनको नहीं मिलेगा, सिंपल बात। ओके, और कोई बंदा अगर छुट्टी पे है, अब्सेंट है, अगर अब्सेंस किसी भी कारण हो सकता है, छुट्टी के कारण, ट्रेनिंग के कारण, टूर के कारण, अगर वो एक दिन भी आ गया ना महीने में, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरे महीने का मिलेगा। फाइन, इतना याद रहेगा। यानी अब्सेंट वो पूरे कैलेंडर मंथ में होना चाहिए, फुल कैलेंडर मंथ में। फुल कैलेंडर मंथ में अगर वो अब्सेंट है, तो उसको कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। एक दिन भी अगर आ गया ना, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, देखो हमने ऊपर देखा था कि टूर और ट्रेनिंग, इन केसेस पे कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपकी सैलरी पे नहीं मिलेगा, क्योंकि टूर के दौरान हमने पढ़ा था हमें दिया जाता है टीएडीए, डेली अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो टूर पे हमें नहीं मिलेगा। फाइन, ट्रेनिंग की बात करते हैं अब। ओके, और ट्रेनिंग के दौरान हम देखते हैं, तो अगर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई या टीएडीए नहीं दिया जा रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। ये ट्रैवलिंग अलाउंस वाला है। ठीक है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिल रहा है, आपको डेली अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया जाएगा। और कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है अगर आपको, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया जाएगा। और ये हमें पता ही है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर टूर पूरा कैलेंडर मंथ कवर कर रहा है तो कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। अब्रोड में अगर कोई ट्रेनिंग है, वहाँ भी ये जो पूरा कैलेंडर मंथ हमारा ट्रेनिंग में जा रहा है तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक दिन भी अगर हम आ गए ना, तो हमें मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, सस्पेंशन के दौरान देखते हैं, सस्पेंड कर दिया किसी को।
अगर पूरे महीने ही सस्पेंड रहा है फिर तो श्योर सी बात है कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलना। और पार्शियली रहा है तो जो उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में हमने क्या देखा कि एक दिन भी अगर आ गया ना तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा, बट सस्पेंड अगर है ना, सस्पेंड एक पेनल्टी है। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा महीने में। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, सस्पेंड होना बहुत बड़ी बात है, ये पेनल्टी है। तो मान लो आप 15 दिन सस्पेंड रहे हो तो 15 दिन का ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, बाकी के 15 दिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपकी जो सैलरी मिल रही है उस हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, सस्पेंशन को फाइनली अगर ड्यूटी ट्रीट कर दिया जाता है, ठीक है, तो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, सेम कंडीशन लागू होगी, क्योंकि आप आए तो है ही नहीं ना उस पीरियड में, सस्पेंड तो थे ही आप, तो ऑफिस तो आप आए नहीं, तो किस बात का ट्रांसपोर्ट अलाउंस? कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। ड्यूटी भले ही ट्रीट कर दिया गया हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। फाइन। और दूसरे देश में अगर आप डेपुटेशन पे जाते हो तो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। ओके, क्या एचआरए मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या डियरनेस अलाउंस मिलेगा? पहले 6 महीने तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ा है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फाइन। और वेकेशन का पीरियड अगर पूरे कैलेंडर मंथ को कवर कर रहा है तो कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा। फाइन, सेम कंडीशंस। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज़, यानी दिव्यांग जो लोग हैं उनको जो एचआरए है वो डबल रेट्स पे मिलेगा, और मिनिमम 2250 पर मंथ प्लस डीए दे रहा हूँ। मिनिमम 2250 भी ये मिलेगा, और डबल मिलेगा, डबल। और मैं पूछता हूँ डबल एचआरए कहाँ मिल रहा था? डबल एचआरए मिल रहा था नॉर्थ ईस्ट वगैरह एरिया जो थे ना, नॉर्थ ईस्ट अंडमान, वहाँ पे डबल एचआरए मिलता है। और डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिलेगा? हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज़ को। क्या ये तब भी मिलेगा अगर उनको कैंपस के अंदर ही वो रह रहे हो तो क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा उन्हें? हाँ, तो भी मिलेगा। दिव्यांगों के लिए स्पेशल स्कीम कह लो आप, स्पेशल रिलैक्सेशन कह सकते हैं, भले ही वो कैंपस में रह रहे हो तो भी मिलेगा। मिनिमम 2250 पर मंथ प्लस डीए दे रहा हूँ, ये याद रहेगा हमें। और वैसे मिनिमम हमें पता ही है 900 है लेवल 1 एंड 2 के लिए, फिर ऐसे बढ़ता जाता है 900, 1800, 3600। वैसे ही जो दिल्ली जैसी सिटीज़ हैं वहाँ 1350 से शुरू होता है, फिर ये 3600 को आप यहाँ ले आओ और 7200। ये 9 एंड अबोव के लिए है, ये 3 से 8, और ये 1 एंड 2। फाइन। और जो दिव्यांग हैं उनको 2250। 2250 यहाँ कहीं भी नहीं है, कुछ कुछ यहाँ रखा है उन्होंने इसके बीच में, 1800 और 3600 के बीच में है ना। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। हमने देखा था 5,05,000,000, ये लिमिट किसकी है? ये एक्स सिटी होता है हमारा, ये वाई सिटी, इतनी पॉपुलेशन, इससे कम पॉपुलेशन वाला जेड सिटी। ठीक है, यहाँ पे जो डिसेबिलिटी हमने देखी है ना, ये 40% होनी चाहिए, तभी उसको डिसेबल माना जाता है। फाइन। एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है उन महिलाओं को जो डिसेबल्ड हैं चाइल्ड केयर के लिए, उनको 3000 पर मंथ, ये 3750 हो गया है अभी डीए बढ़ने के बाद, ये दिया जाता है जब तक उनका बच्चा 2 साल का ना हो जाए। ठीक है, 2 साल तक हमें पता है बच्चे को केयर की नीड होती है लगभग, तो
₹3750। 2250 दिया जा रहा था हैंडीकैप जो था उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, मिनिमम 2250, वैसे डबल रेट पे मिल रहा था। और 3750 ये मिल रहा है महिलाओं को। सेंटी से आप याद रख सकते हो, सेंटी होता है ना, सेंटी, सेंटिमेंटल। सो 3750 जो है ये मिलेगा महिलाओं को, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर। इतना याद रखना है बस। साइकिल अलाउंस 180 पर मंथ मिलता है। इसको याद करने का तरीका देखो, 80 में 8 आ रहा है, ये बन गया साइकिल के दोनों टायर, ये बन गया 1, ठीक है। ये गद्दी पे आप 0 लगा दो, ठीक है। 180, 180 रुपये मिलेंगे पर मंथ, फाइन। अगर पूरे महीने ही आप लीव, ट्रेनिंग या ट्रांसफ़र पे थे तो आपको नहीं मिलेगा पूरे महीने, ठीक है। और ख़ुद उसको मेंटेन करनी है साइकिल, ठीक है। जॉइनिंग टाइम पे ये एडमिसिबल नहीं है, लीव पे नहीं है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे नहीं है, और हॉलीडेज़ पे नहीं है, फाइन। अच्छा, जिसको बंदे को साइकिल अलाउंस मिल रहा है ना, उसको 8 किलोमीटर तक अगर जाना पड़ गया तो कोई टीए नहीं है। 16 किलोमीटर तक जाना पड़ गया और वो सेम लोकल जुरिस्डिक्शन में ही आ रहा है तो भी नहीं है। 16 किलोमीटर से ज़्यादा अगर जाना पड़ रहा है ना तो उसको टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस नॉर्मल रेट्स पे मिलेगा। सो 16 किलोमीटर वाली लिमिट हमें ध्यान रखनी है। 16 किलोमीटर से ज़्यादा अगर जाना पड़ा है उसको तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, भले ही उसको साइकिल अलाउंस भी दिया जा रहा हो मंथली, कोई इशू नहीं है। 180 रुपये का अगर साइकिल अलाउंस भी मिल रहा है ना उसको, तो भी उसको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा अगर वो 16 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है अपने ड्यूटी पॉइंट से, फाइन। और ये जो सैंक्शन किया जाता है ना साइकिल अलाउंस, ये मिलता है पोस्ट के हिसाब से। जो इनकम्बेंट पर्सन है ना उस पर बेस्ड नहीं है, ये पोस्ट के रेफरेंस में दिया जाता है। जैसे एक पोस्ट होती है मैसेंजर की, सो मैसेंजर की पोस्ट पे जो भी बंदा आएगा उसको साइकिल अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, ये मिलता है पर ईयर का। 5,000 पहले मिलता था, अब इसमें आप 1/4 और जोड़ दो, इसका 1250 और जोड़ दो तो ये बन जाता है 6,250 रुपये। इतना ड्रेस अलाउंस भी मिलता है। अब हम बात करेंगे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की। ये यूजुअली डॉक्टर्स को दिया जाता है, ठीक है। देखते हैं कितना दिया जाता है। ये ना सेंट्रल हेल्थ सर्विस के ऑफिसर्स को दिया जाता है और वेटरनरी डॉक्टर्स को दिया जाता है। किस रेट पे दिया जाता है? डैट इज़ 20% ऑफ बेसिक पे, फाइन। और फिर एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये पूरा मिला के 2,37,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2,37,500 मैक्सिमम लिमिट है हमारे पे स्केल्स में। हमने ये पे मैट्रिक्स वाली वीडियो में देखा था ना पुरानी, ठीक है। 2,37,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रहेगा हमें। और बेसिक पे का मतलब सिंपली है जो भी हमारा पे है, पे मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारा लेवल दिया हुआ ना, जैसे AA का लेट से 44,900 है तो 44,900 का 20% निकाला जाएगा, ठीक है। और ये जितना आ जाएगा ना इसको 44,900 में ऐड किया जाएगा, इस पूरे के ऊपर फिर डीए लगेगा, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो बेसिक पे है उसमें हम ऐड करते हैं बेसिक पे का
20% NPA, ठीक है। इसके ऊपर लगता है डियरनेस अलाउंस जो कि है 53%, ठीक है। यानी बेसिक पे प्लस NPA, इसके ऊपर लगता है DA, हमने देखा ना। और HRA जब काउंट करते हैं हम, तो वो काउंट किया जाता है बेसिक पे का एज ए परसेंटेज, जैसे 10%, 20%, 30%, है ना। फाइन। और कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि पोस्ट जो है क्लिनिकल होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टरों की क्लिनिकल होती है ना। एक होल टाइम पोस्ट होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं है ये, होल टाइम। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ना सब्सटेंशियल पोस्ट पे, वो होल टाइम पोस्ट होती है। इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस का पूरा स्कोप होना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स है ना, अगर गवर्नमेंट डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्कोप है ना उसके पास, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, नेसेसरी है टू प्रोहिबिट प्राइवेट प्रैक्टिस इन पब्लिक इंटरेस्ट। सोचो क्या होगा अगर जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उसको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ कर दी जाए, तो पूरा गड़बड़ मामला हो जाएगा। उसका ध्यान तो फिर पूरा अपने जो प्राइवेट क्लिनिक है उस पर रहेगा। वो तो फिर अपना जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ तो वो ध्यान ही नहीं देगा, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देगा। इवन वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके पास, गरीब लोग, उनको भी वो अपने क्लिनिक पे बुला के लूटना शुरू कर सकता है ना। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार उनको प्रोहिबिट करती है, वरना तो ये जो गरीब लोग आते हैं हॉस्पिटल्स में, जो नीडी लोग होते हैं, उनको लूटना शुरू कर देगा वो, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए उसके प्राइवेट प्रैक्टिस में और गवर्नमेंट में जो सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए उनको सरकार कंपनसेट करती है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देके। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 20% बेसिक पे का, ठीक है। और ये जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनको भी मिलता है, बस उनके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंसेस, और वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। पोस्ट क्लिनिकल होनी चाहिए, होल टाइम होनी चाहिए, और प्राइवेट प्रैक्टिस का स्कोप होना चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करना। फाइन। ये 4 कंडीशन याद रखनी है हमें। और जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है उसको सारे बेनिफिट्स के लिए पे में काउंट किया जाएगा। जैसे हमने देखा था ना पेंशन काउंट करने के लिए, उसमें भी हम NPA को काउंट कर रहे थे, ध्यान है। सो पे का हिस्सा रहेगी ये बेसिक पे का, हम देख रहे हैं ना, बेसिक पे प्लस NPA, इसी पे ही हम डियरनेस अलाउंस काउंट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पे का पार्ट रहेगा फॉर ऑल सर्विस बेनिफिट्स, ठीक है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है वो इंटीग्रल पार्ट है पे का, याद रखिए, याद रहेगा। एक अलाउंस और देख सकते हैं, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देखो जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, जो ऑफिसर्स, जिनका महीने में 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है महीने का टोटल ट्रैवल, वो बार बार तो ट्रैवलिंग अलाउंस लेंगे नहीं, ठीक है। बार बार लेंगे तो बिल्कुल वो मतलब एक तरह से इरिटेटिंग हो जाएगा वो, ठीक है, कम्बरसम प्रोसेस बन जाएगा। सो बेटर ये है कि उनको एक कन्वेंस अलाउंस ही दे दिया जाए। सो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो आप,
ऐसे 200, 400, 800 पे अलग कन्वेंस अलाउंस है। वो रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, बट मैं बता रहा हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। 200 से 300 है तो ये कन्वेंस अलाउंस है। अदरवाइज़ ये 800 किलोमीटर पे कुछ इस तरह से 4500 तक जाता है। वैसे ये बढ़ चुके हैं, अभी डीए रिवाइज हुआ है, बट ये हमें नहीं रखने हैं अभी के लिए। फाइन। और ये ड्यूटी के लिए ही काउंट होगा सिर्फ। ये रेजिडेंस तक आपका जो ट्रैवलिंग है ना, कहीं आप बोलने लगो कि भाई मैं घर आना जाना कर रहा हूँ, वो काउंट नहीं होगा इसके लिए, कन्वेंस अलाउंस के लिए। आप ड्यूटी के लिए किसी और लोकेशन पे आना जाना हो रहा है ना आपका, वो काउंट होगा। अच्छा, ये मिलेगा कैसे? देखो, कोई भी एम्प्लॉई 3 महीने तक उसको एक लॉग बुक मेंटेन रखनी पड़ेगी, जिसमें वो अपनी सारी जर्नी की डिटेल्स भरेगा। फिर जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो उसको स्क्रूटिनाइज करेगी लॉग बुक को, उसके बेसिस पे सैंक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है? तो 3 महीने तक उस बंदे को प्रूफ देना पड़ेगा, अपना लॉग बुक मेंटेन रखनी पड़ेगी कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। फिर वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी को कहेगा कि भाई मुझे आप कन्वेंस अलाउंस दो, क्योंकि मेरा बहुत आना जाना हो रहा है। मैं तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ डेली। तो जो भी रेट्स होंगी उस समय प्रिवेलिंग, उसको कन्वेंस अलाउंस दे दिया जाएगा। और 16 किलोमीटर के अंदर अंदर की जर्नीज़ जो होती है ना, सिटी के अंदर बेसिकली दिया जाता है। ठीक है? तो ये याद रखना है हमें। और कन्वेंस अलाउंस कब नहीं मिलेगा? देखो, जॉइनिंग टाइम के दौरान नहीं मिलेगा, जब आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाते हो। छुट्टी पे अगर आप हो तो नहीं मिलेगा। और टेम्परेरी ट्रांसफ़र आपका हुआ 180 डेज से कम, हॉलीडेज़ पे नहीं मिलेगा। ठीक है? अब आते हैं टूर की बात, यानी आप ऑफिशियल काम के लिए कहीं गए हो, तो 15 दिन से ज़्यादा अगर आप चले गए हो तो आपको कोई कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा उस पीरियड के लिए। मान लो आप 20 दिन के लिए चले गए टूर पे, तो आपको कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा उस महीने के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में क्या था, जो मंथली आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ना, 1800, 900, 3600, अगर एक दिन भी आप महीने में आ गए ना, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। बाकी के 29 दिन भले ही आप टूर पे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कम से कम 15 दिन तो आना पड़ेगा, मिनिमम 15 दिन रिक्वायर्ड है कन्वेंस अलाउंस लेने के लिए। ठीक है? कन्वेंस अलाउंस क्योंकि एक स्पेशल अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो यूजुअली हर किसी को ही मिलता है। ठीक है? वो तो आने जाने के लिए मिल रहा है, तो एक दिन भी अगर आप ऑफिस आ रहे हो तो भी मिलेगा। बट कन्वेंस के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं 15 दिन, देखो आप 15 दिन के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 200 किलोमीटर पर डे। ठीक है? सो ये 15 दिन की लिमिट ध्यान रखनी है अपने को। टूर और टेम्परेरी ड्यूटी के केस में 15 दिन से ज़्यादा अगर आपका टूर था तो आपको नहीं मिलेगा कन्वेंस अलाउंस। हाँ, 13-14 दिन अगर आप टूर पे गए थे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। ठीक है? और जिनके पास गाड़ी वगैरह है, उस केस में भी अगर उन्होंने 15 दिन से ज़्यादा उसको मेंटेन नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है, तो भी उनको कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी 15 डेज और मोर है, यानी 15 दिन आप याद रख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 15 दिन कम से कम आपको, क्या बोलते हैं, नॉर्मल आपका रहना चाहिए। कोई भी टूर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। 15 डेज़ की लिमिट याद रखो आप कन्वेंस अलाउंस में, मतलब कि कम से कम आधा महीना, 15 दिन तो आप नॉर्मल, आपका 200 किलोमीटर ट्रैवलिंग होनी चाहिए। 15 दिन से ज़्यादा अगर आप टूर वगैरह पे चले गए हो, है ना, तो आपको नहीं मिलेगा। लीव वगैरह के केस में भी नहीं मिलेगा, जॉइनिंग टाइम के केस में भी नहीं मिलेगा। ठीक है? फाइन। और 2 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। मैंने देखा था ना, 3 महीने तक लॉग बुक मेंटेन रखनी पड़ती है बंदे को,
सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसके बेसिस पे डिसाइड करती है। एक बार कर लिया तो फिर 2 साल तक मामला चलेगा आपका, 2 साल के बाद फिर से रिव्यू होगा, ठीक है। फिर एक अलाउंस होता है कैश हैंडलिंग अलाउंस टू कैशियर्स। देखो, नॉर्मल अगर कैशियर है फिर तो उसको कोई कैश हैंडलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, बट अगर किसी एलडीसी को, यूडीसी को, असिस्टेंट को, जो नॉर्मल क्लरिकल स्टाफ है, उसको अगर कैशियर वाला काम दे दिया, कैश हैंडलिंग वाला, तो उसको कैश हैंडलिंग अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। और ये कैश हैंडलिंग अलाउंस जो है ये किस पे डिपेंड करेगा? डिसबर्स कितना किया है कैश या रिसीव कितना किया है, ये डिपेंड करेगा डिसबर्स्ड पे। कितना बांटा है, कितना दिया है, डिस्पर्स कितना किया है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कैश हैंडलिंग अलाउंस मिलेगा। और ये हर साल रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। और एक ऑफिस में कितने एलडीसी यूडीसी को ये चार्ज दिया जा सकता है? ओनली वन ऑफिशियल इन एन ऑफिस, ठीक है। एक ही बंदे को दिया, ऐसे नहीं कि आप 10 एलडीसी को लगा दो वही कैशियर वाला, फिर तो गवर्नमेंट को लुटा दोगे आप। एक बंदे को अलाउड है, एक बंदे को कैशियर रखो, वो सारे कैश को मैनेज करेगा। और अलाउंस ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, ये इसकी लिमिट यहाँ देख सकते हैं आप, 5 लाख से कम कैश डिस्पर्स किया है तो 700। वैसे ये चेंज हो गई है, यहाँ दिया हुआ ना रेट जो है 25% बढ़ा दिया जाएगा। सो अगर आप 5 लाख से ज़्यादा का कैश हैंडल कर रहे हो तो आपको 1000 में आप देख लो कितना हो जाएगा ये, 1250 इतने रुपए मिलेंगे। और 5 लाख से कम कर रहे हो तो 700 में इसका 1/4 यानी 175 ऐड कर दो। 700 प्लस 175, 5 7 875। 875 और 1250। 5 लाख से ज़्यादा है तो 1250, 5 लाख से कम है तो 875 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। तो इसको याद करने का तरीका तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखो 50 तो आ ही रहा है हर किसी में, आपको याद करना है ये 12। देखो पैसा जब कोई मैनेज करेगा कैश तो उसमें भार तो होगा ही ना, कैश का ही तो भार वो संभाल रहा है, तो 12, ठीक है, 1250, फाइन। अब 875 को याद करना है, अब ये आपकी सरदर्दी है, आप देखो कैसे याद करोगे, ठीक है। ये मैंने याद करा दिया है, 5 लाख से ज़्यादा का कैश हैंडल कर रहा है तो 1250, इसमें से लगभग 300 रुपये कम कर दो आप तो ये बन जाएगा 875, ठीक है। इतना अलाउंस मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख रखो, मैं बता देता हूँ। ये हो गया हमारा 875, ये हो गया हमारा 1250, फाइन, याद रहेगा हमें, कैश हैंडलिंग अलाउंस। और ये कैशियर्स को नहीं दिया जाता है, याद रखना, ये दिया जाएगा एलडीसी यूडीसी या जो भी है क्लरिकल स्टाफ जो कैश हैंडलिंग की ड्यूटी कर रहा है। देखो एक अलाउंस है टफ लोकेशन अलाउंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या याद रखना है, एक ही चीज़ याद रखनी है इसमें बस, ये जो दिया जाता है ना ये रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे रिस्क है, एक तरफ हार्डशिप है। जिसमें रिस्क भी हाई हो, हार्डशिप भी हाई हो, वो हो गया R1 H1 कैटेगरी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ठीक है। तो ये रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसमें R1 H1 सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। ये याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है हमें। और ज़्यादा करो तो एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो कि इसमें हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, तो 3 गुणा 3 टोटल 9 इसके अंदर डिविजन्स हैं, 9 अलग अलग टाइप के अलाउंसेस हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपको, हमारी जो पे मैट्रिक्स है
उसमें हमने देखा था कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं ऐसे करके, लेवल 1 से लेकर के ये जाती है 18 तक। क्वेश्चन आ जाए कि हॉरिजॉन्टल कितने लेवल्स हैं, तो आंसर होगा 19, 18 नहीं होगा, क्योंकि एक लेवल आता है 13, फिर उसके बाद एक 13A भी है, तो ये गलत मत कर देना आप, उसका आंसर 19 होगा। ठीक है, और ये रिस्क एंड हार्डशिप यहाँ पे हाईएस्ट है और यहाँ पे लोएस्ट है, जो नीचे वाला लेवल है ना, यहाँ पे ये लोएस्ट है R3H3 पे। ठीक है, ऊपर से नीचे हाई से लो, यहाँ राइट टू जो लेफ़्ट टू राइट हमारा हाई टू लो है। ठीक है, याद रहेगा हमें। और ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो भी एम्प्लॉयज़ पोस्टेड हैं उनको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि होता है 10% ऑफ बेसिक पे। इनको हमने पढ़ा था कि इनको डबल HRA मिलता है ना। और डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिलता है, वो मिलता है हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ को, और इनको हैंडीकैप्ड को 2250 रुपये मिनिमम मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और 3750 क्या था, सेंटी से बोला था ना, वुमेन को मिलता है, वुमेन को चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता है 3000 रुपये पर मंथ, सॉरी 3000 पर मंथ पहले था, 3750 हो गया ना। फाइन, अब हम बात कर रहे थे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फाइन, ओके, हमारा पूरा होता है पूरा ये अलाउंसेस वाला, और अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो एक्स सिटी में है, बट वो रह किसी गांव में रहा है। ठीक है, हेडक्वार्टर एक्स सिटी में, रह गांव में रहा है, तो उसको क्या HRA मिलेगा, तो HRA उसको गांव के हिसाब से नहीं मिलेगा, एक्स क्लास सिटी के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि HRA दिया जाता है विद रेफरेंस टू हेडक्वार्टर्स। ठीक है, अच्छा, अगर किसी की स्पाउस को एकोमोडेशन मिल गया है, उसके साथ वो गवर्नमेंट सर्वेंट रह रहा है, तो HRA नहीं मिलेगा। अगर किसी बंदे का अपना घर है, उसमें वो रह रहा है, तो क्या HRA मिलेगा, यस मिलेगा। सस्पेंशन के दौरान DA कैसे रेगुलेट होता है, DA जो है वो सबसिस्टेंस अलाउंस पे दिया जाता है। ठीक है, सबसिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है ना सस्पेंशन के दौरान, तो उसी पे ही DA लगेगा। और फिर है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, ये जो स्पेशल अलाउंस दिया जाता है ना चाइल्ड केयर के लिए, जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी विकलांग महिलाओं को, दिव्यांग महिलाओं को एक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। कितने टाइम तक दिया जाता है, वो तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा 2 साल का ना हो जाए। और कितना दिया जाता है, 3750 पर मंथ। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा अलाउंसेस वाला पार्ट पूरा होता है, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ़ी एंड ऑनरेरियम पे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपार एंड सर्विस बुक पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम डेपुटेशन यानी फॉरेन सर्विस पे बात करेंगे। फिर हमारी कंप्यूटर की वीडियो आएगी। ठीक है, सो ये सारा मैटर हमारा डन होने वाला है बहुत ही जल्द। सो हैव सम पेशेंस एंड रिवाइज द वीडियोस जो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, सिंपल सी बात है। बार बार वीडियोस देखें, स्क्रीनशॉट लें और रिवाइज करते रहें। ठीक है, विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन हेयर and see you in the next video.